ग्रहों के गुणधर्म समझे, राशियों के गुणधर्म समझे, भावों के गुणधर्म समझे, ग्रहों के उच्च नीच स्वग्रह आदि प्रभावों को जाना, साथ में यह भी जाना कि कौन ग्रह किस राशि का स्वामी है तथा कौन ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है। नैसर्गिक शत्रु जानी, तात्कालिक शत्रुता मित्रता जानी और पंचता मैत्री को हमने जाना। आज हम संबंधों के योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं एक व्यवहारिक उदाहरण लेकर के युति, दृष्टि, संबंध के विभिन्न प्रकारों को यहाँ समझाने का यत्न करूँगा। संबंध किसे कहते हैं और इसकी विश्लेषण करने में क्या आवश्यकता है, कितनी महत्ता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अलग अलग तरीके से हमने जो विश्लेषण किए ग्रहों का, भावों का, राशियों का, अब हम संयुक्त रूप से जब समझने का प्रयास करेंगे तो वह एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और उस संबंध के कारण उनके प्रभावों में धन अथवा ऋण होता है, उनके प्रभाव में वृद्धि होती है अथवा उनके प्रभाव में ऋण होता है। इस प्रकार से जो संबंध बनते हैं उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व का निखार अधिक से अधिक हो पाता है। इसमें ग्रहों के प्रभावों को अधिक से समझने के लिए और विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु आज हम संबंधों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि संबंध किस प्रकार से होते हैं। संबंधों में लग्न से जिसका संबंध हो जाता है, चाहे वह ग्रह हो, चाहे भाव हो, चाहे राशि हो, उसका प्रभाव बढ़ता है। ये पहला नियम बता। जिसका त्रिकोण से संबंध हो जाता है उसका प्रभाव बढ़ता है, जिसका केंद्र से संबंध बन जाता है उसका प्रभाव बढ़ता है। त्रिभाव से 6, 8, 12 प्रभाव घटाने वाले हैं। दूसरा भाव समय, बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ाने वाला, बहुत ज़्यादा प्रभाव घटाने वाला नहीं है। तीसरा भाव भी इसी प्रकार से है। परंतु 3, 6 और 11 जो ग्रह हैं शारीरिक दृष्टि से नेगेटिव प्रभाव करने वाले, एक नकारात्मक प्रभाव करने वाले हुआ करते हैं। अब संबंधों के आधार पर प्रभावों में जो परिवर्तन आते हैं, जो संयोग होते हैं, उसके बारे में हम प्रारंभ करते हैं। मैं एक व्यवहारिक कुंडली सामने रखता हूँ और उसके आधार पर संबंधों को समझाने का यत्न करता हूँ। ये सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न है तो सिंह का जो स्वामी है सूर्य दशम भाव में बैठा है। सिंह का स्वामी दशम भाव में बैठा है तो लग्न का स्वामी जहां बैठ जाता है उस भाव से लग्न का संबंध हो जाता है। सिंह राशि होने के बाद यहाँ जो ग्रह बैठा है मंगल, तो ये मंगल की इसके अंदर स्थिति युति एक ही बात है। युति तो दो ग्रह साथ हो जाते हैं तो युति हो जाती है, अकेला ग्रह होता है तो स्थिति हो जाती है। तो यहाँ मंगल की स्थिति लग्न में है तो मंगल का संबंध लग्न से हो गया। परंतु क्योंकि मंगल का संबंध लग्न से हो गया तो मंगल जिन का स्वामी है उन भावों का संबंध भी लग्न से हो जाया करता है। मंगल स्वामी है भाग्य का, मंगल स्वामी है मां का, मन का, केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी होकर लग्न में बैठा है तो मंगल अति प्रभावी हो गया। क्योंकि मंगल का संबंध लग्न से तो है ही, साथ में इसका संबंध भाग्य से भी है, इसका संबंध सुख वैभव से भी है। तो मंगल यहाँ बहुत अधिक कारक ग्रह हो गया। कारक ग्रह का कोई अलग से अर्थ नहीं होता। कारक अर्थ है जिसकी महत्ता, जिसका प्रभाव बढ़ जाता है वो कारक हो जाता है। तो मंगल ग्रह का प्रभाव यहाँ हम देख रहे हैं पोजिशनली इट हैज बीन पोटेंशियलाइज्ड। ये पोटेंशियल हो गया, इसमें वैभव आ गया। कौन सा वैभव आया? पहला वैभव लग्न का आया, दूसरा वैभव भाग्य का आया, तीसरा सुख का आया। तो भाग्य, सुख और स्वास्थ्य, भाग्य, सुख और स्वास्थ्य तीनों का संबंध हो जाने के कारण मंगल जो है इस कुंडली में अति प्रभावी हो गया। अब मंगल के बाकी जो प्रभाव हैं, मंगल के वास्तविक प्रभाव पृथ्वी से दूरी के आधार पर हैं, उसके बारे में मैं रविवार को जो कक्षा लूंगा उसमें आपको समझाऊंगा।
ये मैंने मंगल का बताया। अब मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ती है, ये संबंध हुआ स्वामित्व का। अब संबंध बताता हूं दृष्टि का। मंगल की दृष्टि कहां कहां पड़ रही है उसको देख लें। तो मंगल की दृष्टि चौथी, 8वीं और 7वीं। तो मंगल की दृष्टि चौथे घर पर है, 7वें घर पर है और 8वें घर पर है। तो लगने का संबंध चौथे से हो गया, तो ये परोक्ष संबंध और हो गया, यानी सुख में डबल संबंध हो गए। सुख का स्वामी होकर के सुख को देख रहा है, तो ये सुख की वृद्धि करता है, संबंधों में वृद्धि कर देता है, संबंधों में प्रगाढ़ता ला देता है। तो संबंधों के प्रगाढ़ता को समझिए। मंगल चतुर्थ का स्वामी होकर के चतुर्थ को देख रहा है, तो चतुर्थ भाव के को वृद्धि और अधिक करने वाला होगा। फिर लग्न में बैठा है तो ये वृद्धि का मालिक हो गया, तो और ज्यादा लग्न में बहुत प्रभावी हो गया। तो इस प्रकार से प्रभाव जो बढ़ते आते हैं उसको हम योग बोलते हैं। संबंधों से, ग्रहों की स्थितियों से, ग्रहों के एक दूसरे के संबंधों से जो ग्रह का प्रभाव बढ़ता है वो योग कहलाता है। योग के अलग से कोई अवधारणा नहीं है। योग का यह स्पष्ट समझ लीजिए। हम इसको सैद्धांतिक रूप से आपको समझाया जा रहा है कि योग क्या होता है। संबंध योग इस प्रकार से होता है। ये इसका दृष्टि संबंध आया चौथे से, इसका दृष्टि संबंध आया दाम्पत्य जीवन से। ये दाम्पत्य, दाम्पत्य जीवन से मंगल का संबंध आया, क्योंकि मंगल पावरफुल है, मंगल प्रतिभावान है, प्रतिष्ठा से युक्त है। तो दाम्पत्य जीवन पर मंगल का दुष्प्रभाव न पड़ करके मंगल का सुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिकोणों का मालिक है, केंद्र का मालिक है, और केंद्र से केंद्र को देख रहा है, केंद्र से चतुर्थ को देख रहा है, भाग्य को अष्टम भाव को देख रहा है, अष्टम भाव को देख रहा है, तो स्वास्थ्य का सुधार करने वाला है। अष्टम आयु का स्थान है, तो आयु में वृद्धि करने वाला है। अष्टम का संबंध होने के कारण थोड़ा सा दुष्प्रभाव भी पड़ता है, परंतु वह बहुत नगण्य होने के कारण वो प्रभाव बहुत कम है। यह आंकलन आपको करना पड़ेगा। एक ज्योतिषी को यह समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रभाव कितना पड़ रहा है और उसका आंकलन में कितना हम असर निकालें, उसके अनुसार उसका बलाबल हम याद करें। तो हमने मंगल का देखा, मंगल लग्न में बैठा है, इसलिए मंगल लग्न से संबंधित हो गया। मंगल भाग्य का स्वामी है, इसलिए लग्न का भाग्य से संबंध हो गया। सुख का स्वामी है, ये सुख के संबंध हो गया। तो लग्न का सुख से संबंध हो गया, लग्न का भाग्य से संबंध हो गया, लग्न का दाम्पत्य से संबंध हो गया, और लग्न का आयु से संबंध हो गया। इस प्रकार से मंगल बहुत पुष्ट होकर के, बलवान होकर के लग्न में बैठा है। यह मंगल बहुत ही प्रतिभावान और बलशाली हो गया। ये स्थिति के अनुसार इसका बल इसको प्राप्त हुआ, इसके स्वामित्व के कारण इसका बल प्राप्त हुआ, इसके संबंधों के कारण इसका बल प्राप्त हुआ। तो ये संबंध योग कहलाता है। अभी आप देखिए, लग्न का स्वामी सूर्य दशम में बैठा है। तो दशम भाव का संबंध लग्न से हो गया। दशम भाव होता है पद प्रतिष्ठा का। अब पद प्रतिष्ठा का भाव का लग्न से संबंध हो गया, तो इसका अर्थ है लग्न का संबंध सुख से हो गया, लग्न का संबंध भाग्य से हो गया, लग्न का संबंध दाम्पत्य से हो गया, लग्न का संबंध पद प्रतिष्ठा से हो गया। और क्या चाहिए? तो इस प्रकार से इस कुंडली में सूर्य और मंगल प्रतिभावान हैं, लेकिन उग्र हैं, रोग वाले हैं, गुस्सेदार हैं। उग्रता रहेगी, किंतु उनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत अधिक होकर के अच्छे प्रशासनिक स्थिति में, अच्छे अधिकारों से युक्त स्थिति में यह व्यक्ति होगा। अब सूर्य के साथ बुध है, सूर्य के साथ शुक्र है, तो लग्न का संबंध सूर्य से भी हो गया, बुध से भी हो गया, शुक्र से हो गया, क्योंकि लग्नेश के साथ बैठे। तो लग्नेश के साथ बैठने के कारण इनकी युति संबंध हो गया। लग्नेश से युति संबंध होने से लग्न से इनडायरेक्ट रूप से संबंध हो गया, परोक्ष रूप से इसका संबंध हो गया। ये परोक्ष संबंध भी हमको समझना चाहिए कि लग्न से हो गया। मैं मात्र लग्न से आपको संबंध समझाया जा रहा हूँ, यह मत समझिए कि मात्र लग्न से ये संबंध समझे जा रहे हैं, परंतु हर घर से इस प्रकार से संबंध समझे जा सकते हैं।
किंतु लग्न क्योंकि सबसे प्रमुख होता है, लग्न के संबंध समझने के बाद आप त्रिकोण के संबंध समझिए, केंद्र के संबंध समझिए, इसका खुद अभ्यास करिए। परंतु मैं लग्न के संबंधों को पूर्ण रूप से समझा देता हूँ, बाकी अभ्यास आपको करना है। यदि समझ में ना आए तो आप प्रश्न करिए, मैं उसे फिर समझा दूंगा। आज मैं लग्न के संबंधों को समझा रहा हूँ, इसी प्रकार से दूसरे ग्रहों, दूसरे भावों का संबंध भी समझा जा सकेगा। आप ध्यान से देखिए, तो लग्नेश बैठा है दशम भाव में, ये दशम भाव है। दशम भाव होता है पद प्रतिष्ठा का, कि हमारी स्थिति क्या होने वाली है समाज में। तो ये प्रतिभावान होकर के यहाँ बैठा है और बहुत प्रभावी है। और उसके साथ बैठा है बुध, वक्रीय बुध, पावरफुल होता है, वक्रीय होने से पावरफुल हो गया। और फिर शुक्र हस्तगत हो सकता है, थोड़ा प्रभाव कम हो सकता है, परंतु बुध का प्रभाव तो अच्छा होगा ही। इनके अंशों में यदि अंतर हो गया तो प्रभाव बढ़ जाएगा। अब क्योंकि सूर्य लग्नेश है और लग्नेश के साथ बुध और शुक्र बैठे हैं, तो बुध और शुक्र का संबंध लग्न से हो गया, तो परोक्ष रूप से एक एनर्जी इनको लग्न से प्राप्त हो गई। अब जब इनको लग्न से एनर्जी प्राप्त हो गई, तो ये जिसके स्वामी हैं वहां भी अपनी एनर्जी का प्रयोग करेंगे। यानी बुध स्वामी है 3 का, लाभ स्थान का, बुध स्वामी है 6 का, धन स्थान का। तो धन स्थान और लाभ स्थान का संबंध लग्न से परोक्ष रूप से हो गया। इनडायरेक्ट लाइट वहां पहुंच रही है, रिफ्लेक्टिव लाइट वहां पहुंच रही है, वो बुध के रिफ्लेक्शन से वहां पहुंच रही है। क्योंकि लग्न का संबंध दशम से है, सूर्य से है, सूर्य का संबंध बुध से है, और बुध क्योंकि लग्न से प्रकाश लेकर के अपना प्रकाश लाभ को और धन को दे रहा है, तो ये लाभ और धन की स्थिति को बढ़ाने वाला हो जाएगा। तो द्वितीय भाव से संबंध हो गया और लाभ स्थान से संबंध हो गया। और बुध इस कारण से, क्योंकि 2 प्रमुख घर हैं, लाभ का स्थान, धन का स्थान, व्यापारिक दृष्टि से इसकी महत्ता बढ़ गई। लाभ और धन दोनों देने वाले, खुद की आय बढ़ेगी, पारिवारिक संबंधों से आय भी मिलेगी। पारिवारिक, द्वितीय भाव पारिवारिक होता है, तो पारिवारिक आय भी में वृद्धि करेगा और खुद की आय में भी वृद्धि करेगा। तो खुद संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला संपन्नता को और बढ़ाने वाला होगा। इस प्रकार से लग्न से बुध का संबंध होने से यह विश्लेषण बनता है। अब शुक्र पर आए, शुक्र थोड़ा कमजोर है, क्योंकि अभी इसकी कितने डिग्री पे निर्भर करता है। कम से कम 20 डिग्री दूर है तो प्रभावी हो जाता है, यदि वो 10-15 डिग्री है तो प्रभाव कम हो जाता है, और जितना अधिक अंतर है तो प्रभाव बढ़ने लग जाता है। क्योंकि सूर्य अस्त होने के कारण थोड़ा सा प्रभाव कम होता है, और इन प्रभावों को पृथ्वी से दूरी के आधार पर जो होगा वो रविवार को, जैसे मैंने बोला, अब मैं लेने वाला हूँ, उसमें आपको इस बात को समझाया जाएगा। इसी स्थिति को लेकर के मैं रविवार को समझा दूंगा कि वहाँ शुक्र का बुध का संबंध कितना पावरफुल है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये बात अपने समझ ली कि लग्न का संबंध दशम भाव से है, क्योंकि वहाँ सूर्य बैठा है। अब जब सूर्य बैठा है तो सूर्य के साथ बैठने वाले बुध और शुक्र का संबंध भी लग्न से हो गया, इसलिए ये भी प्रकाशित हो गया। लग्न से जो प्रभावित होगा वह प्रकाशित हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। अब इसका शुक्र किसका स्वामी है? 2 का और 7 का। तो तृतीय भाव पराक्रम और 2 पद, तो पद विशिष्ट प्रकार से पद प्रतिष्ठा तो एक्स्ट्रा होगी, और पराक्रम भी एक्स्ट्रा होगा। परंतु पराक्रम में रहो बेटा थोड़ी बाधाएं पैदा करता है, पराक्रम अधिक हो जाएगा, परंतु उस पराक्रम का फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसका संबंध प्रकाशित हो गया लग्न से। तो लग्न से प्रकाशित होने के कारण ये आप समझ लीजिए कि तृतीय भाव भी प्रभावित हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहला भाव प्रभावित है, दूसरा भाव प्रभावित है, तीसरा भाव प्रभावित है, चौथा भाव प्रभावित है, 7वां भाव प्रभावित है, 8वां भाव प्रभावित है, और 9वां भाव प्रभावित है, 10वां भाव प्रभावित है, और 11वां भाव प्रभावित है। अब इनकी दृष्टियां यदि देखें तो ये सेकेंडरी प्रभाव आ जाएगा। अब सेकेंडरी प्रभाव किस प्रकार से है वो देखिए, यहाँ से 7वीं दृष्टि इनकी इधर आ गई, चौथी दृष्टि यहाँ आ गई, 8वीं दृष्टि यहाँ आ गई। तो पंचम भाव को भी ये लोग प्रभावित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव पंचम भाव में पड़ रहा है और पंचम भाव भी सुधर रहा है। इस प्रकार से इस कुंडली के अंदर हमने देखा कि लगभग सभी प्रकार के भाव है, व्यक्तित्व के सभी पहलू हैं, वो लग्न से जुड़े होने के कारण व्यक्तित्व का निखार बहुत अच्छा होगा। व्यक्तित्व में पोजीशन अच्छी होगी, व्यक्तित्व की मानसिकता अच्छी होगी, पराक्रम कुछ अधिक करना पड़ेगा, भाग्य अच्छा चलेगा, सुख अच्छा मिलेगा, और समाज की स्थिति भी बहुत
उत्तम कोटि की होगी। इस प्रकार से विश्लेषण करने के हमको शस्त्र मिल जाते हैं, और वो शस्त्र हमसे मिलते हैं संबंध और योगों के कारण। ये मैंने व्यक्तिगत उदाहरण बताए, सिर्फ मैंने मोटी मोटी चीजें बताई। लग्न में कौन कौन बैठा है, लग्न का स्वामी कौन कौन है, लग्न के स्वामी के साथ कौन कौन बैठा है, उन सब का संबंध लग्न से हो जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, जो ग्रह लग्न को देख रहा है उसका भी संबंध लग्न से हो जाता है। जैसे यहाँ कोई प्रश्न ऐसा ग्रह नहीं, यहाँ कोई ग्रह बैठा होता, यहाँ कोई ग्रह बैठा होता, यहाँ गुरु यदि यहाँ होता तो लग्न से संबंध हो जाता। परंतु इनडायरेक्ट संबंध थोड़े बहुत गुरु के हैं, परंतु यह संबंध भी बहुत प्रकार के संबंध हो गए। तो पहला दृष्टि होती है, जो लग्न में बैठा हुआ ग्रह है वो पहला संबंध, वो जिनका स्वामी है उससे लग्न का संबंध, ये दूसरा। तीसरी बात, जिसको वो देख रहा है उससे उस भाव का संबंध, ये तीसरी बात। चौथा, लग्नेश जहां बैठा है उस भाव का लग्न से संबंध, लग्नेश जहां देख रहा है उस भाव का इससे संबंध, लग्नेश के साथ जो ग्रह बैठे हैं उनका इससे संबंध, लग्नेश के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो जिसके स्वामी हैं उनका परोक्ष संबंध भी लग्न से हो गया, और उन पर भी प्रकाश लग्न का वहां पहुंच रहा है। इस प्रकार से व्यक्तित्व का बहुत बड़ा भाग लग्न के साथ जुड़ जाने के कारण व्यक्ति का निखार बहुत अच्छा स्पष्ट होने वाला है। इसको हम बोलते हैं संबंध योग, और इसके आधार पर मैंने लग्न का विश्लेषण किया। इसी प्रकार से हम चौथे भाव का विश्लेषण कर सकते हैं, इसी भाव से सप्तम भाव का विश्लेषण कर सकते हैं, इसी भाव से दशम भाव का विश्लेषण कर सकते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप चतुर्थ भाव का, सप्तम भाव का और दशम भावों के संबंधों को समझते हुए, क्योंकि हर संबंध, चाहे लग्न के संबंध सबसे अधिक प्रभावी होते हैं, उसके बाद दशम के प्रभावी होते हैं, सप्तम के उसके बाद चतुर्थ के प्रभावी होते हैं, परंतु इन सबके जो प्रभाव हैं निश्चित रूप से होते हैं, और उनके कारण व्यक्तित्व में निखार होता है। तो चारों का संबंधों को समझना, विश्लेषण करना सबसे पहली आवश्यकता है, जिसके आधार पर हमें यह पता लगता है कि यह कुंडली किस प्रकार के ग्रहों के प्रभाव से संलग्न है, संतृप्त है, और उसके प्रकाश से, उसकी ऊर्जा से अपनी व्यक्तित्व का निखार करने में सफल होगी। ये दिशा निर्देश है, और इसी दिशा निर्देश के आधार पर उसके जीवन के कदम से कदम आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इतने ही आज के मैं विराम।